अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, हम बात करेंगे आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इस कंसेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में जाने से पहले इस डिज़ाइन को समझ लें तो बेहतर रहेगा। उसमें यह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ये चीज़ है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं। यानी हमने कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम बनाना है या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये सारा जो डिज़ाइन है या ये जो सारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का नाम देते हैं। अब यहाँ समझना कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये एक बेसिक टर्म है जो हमारी इस सारी डिस्कशन के अंदर चलती रहेगी। इसमें ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसमें आपके डेटा और फंक्शंस, जिसको हम प्रोसीजर्स का नाम भी देते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेटेड होते हैं। मीन के डेटा और प्रोसीजर यानी आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस। यहाँ ये बात भी समझ लें कि डेटा को हम वेरिएबल्स को हम डेटा कहते हैं और फंक्शंस को हम प्रोसीजर्स का नाम देते हैं, या सिंपली हम फंक्शन भी कहते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम उनको मेथड्स का नाम भी देते हैं। तो बहरहाल हमारे वेरिएबल्स और जो फंक्शंस होंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम उनको रखेंगे, और ये डेटा और जो प्रोसीजर्स या फंक्शंस हमारे होंगे ये किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो उसके बारे में ही डाटा होगा और उसी के बारे में ही वो फंक्शन होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो ऑब्जेक्ट का इंटरफेस होगा वो डिफाइन करेगा कि कैसे इस डाटा को और उसके अंदर जो फंक्शन है उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, या उनको किस तरीके से आपने यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट इंटरफेस भी होना जरूरी है, जिसकी बिहाफ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इस डाटा और फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। To solve the problem with object, we have to use object oriented programming। ये वही बात आ गई कि हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर हमें ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यही जो टेक्निक है, यही जो तरीकाकार है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, वेयर्स हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, बस ये कि आप इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास दो टर्म्स आ गई, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस ऑब्जेक्ट के जरिए से जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे ये आपकी रियल लाइफ वर्ड के साथ मैचिंग होगी। यानी आप कोई भी इसके अंदर कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो आपको रियल लाइफ जो वर्ड है या रियल वर्ड है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपको उससे मिलती जुलती चीजें आपको नजर आएंगी, वो कंसेप्ट आपको मिलते जुलते यहाँ पे नजर आएंगे। यही चीज जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चूंकि हमारे पास ये चीज़ है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको जैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग करते हुए इस प्रोग्रामिंग कोड के कंसेप्ट्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्लास है और एक ऑब्जेक्ट है। क्लास में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा कार्स हैं जिनको हमने ग्रुप किया हुआ है और उसको एक क्लास का नाम दिया है। मीन कि हमारे पास बहुत सारी कार्स हो सकती हैं जिनको हम ग्रुप कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो वो हमारे पास एक क्लास बन जाएगी। और राइट साइड की तरफ आप देखें तो यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा जो कि इस क्लास में से हमने ड्राइव किया है और इस क्लास में से लेके हमने इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है। अब यहाँ चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो आपका क्लास से ही ऑब्जेक्ट होगा। मीन ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ एंटिटीज हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ों की कट हो सकता है, लेकिन वो सिमिलर होनी चाहिए
और उसी से हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ क्लास में से हम अगर एक कार को ले लेते हैं तो कार हमारा ऑब्जेक्ट है, और एक बात और, कार ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस का नाम भी देते हैं, ये भी आप इसको देखते रहिएगा। आइए जरा यहाँ मजीद इसको ग्राफिकली समझ लें कि हमारे पास क्लास है, उसको कार के नाम, कार की हमने क्लास बनाई है, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हैं, यानी एट्रीब्यूट्स हमारे डाटा मेंबर्स हो गए और बिहेवियर्स हमारे वो मेंबर फंक्शन हो गए। यानी वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स, डाटा मेंबर ये सारे नाम दे सकते हैं, और फंक्शंस को हम बिहेवियर, फंक्शंस ये सारे नाम हम, या मेंबर फंक्शंस भी हम उनको कह सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास एक क्लास है, आप देख रहे हैं क्लास कार के नाम से, और उसमें उसके ये एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, उसके डाटा मेंबर्स पड़े हुए हैं, और ये उसका मेंबर फंक्शन पड़ा हुआ है। यानी ये आपके वेरिएबल्स हैं और ये हमारा फंक्शंस है या मेथड्स हैं। तो ये हमारी क्लास है, इस क्लास को हमने क्लास डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। राइट साइड की तरफ आप आ जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वो तमाम चीजें जो यहाँ इस क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वही आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही चीज आपकी उसमें लाजमी तौर पे होगी। यानी आपके ये मेंबर फंक्शन, सॉरी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन या आपके पास अवेलेबल होंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो क्लास के अंदर जो भी आपके पास डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हैं, वही आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेम वही यहाँ पे होंगे। तो लिहाजा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं क्लास के, चाहे वो डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, यानी वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर लाजमी तौर पे होंगे। यहां देख लें, ये वही चीज है, हमने क्लास ली है और क्लास का हमने क्लास डायग्राम बनाया। क्लास डेफिनेटली कुछ वेरिएबल्स को रखेगी और फंक्शंस को अपने अंदर रखेगी। इसी तरह यहाँ हम इसको अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें तो आप क्लास यहाँ लिखने के लिए सबसे पहले क्लास का कीवर्ड लिखेंगे और उस क्लास का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रेस शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आप वेरिएबल्स जो भी आप मेंशन करना चाहेंगे वो लिखेंगे, और उसके बाद आप उस क्लास के मेंबर फंक्शन जो भी आप डिफाइन करना चाहेंगे वो आप उसको डिफाइन करेंगे। तो ये सेम उसी चीज को ग्राफिकली जो हमने बनाई हुई है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जब हम क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप क्लास को भी जरा थोड़ा सा देख लें। कार के नाम से हमने क्लास बनाई, तो इसमें हमने ये पब्लिक का कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ। ये बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं कि क्लास के अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो जब आप पब्लिक का कीवर्ड यूज कर देते हैं, यानी पब्लिक एरिया में आप जाके इन वेरिएबल्स को और फंक्शंस को रख देते हैं, तो वो आपके क्लास से आउटसाइड भी एक्सेस हो जाते हैं। तो लिहाजा ये एक्सेस स्पेसिफायर है, हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है और इसको बाहर लेके जाने के लिए। इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो आप मेन फंक्शन के अंदर जाके अपनी क्लास का नाम लिखेंगे और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, या मैंने C1 के नाम से रखा हुआ है और ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हुआ है। तो लिहाजा जब उस क्लास के अंदर पड़े हुए किसी भी फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि C1.travel, तो यहाँ लिहाजा ये इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया है। यानी ये जो हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ था, ये ट्रैवल के नाम से हमने उसको कॉल कर लिया हुआ है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें कार का मॉडल शो करवा दो और उसका डिस्टेंस शो करवा दो। तो जो भी हम इनको वैल्यूज देंगे मॉडल और कार को, वो यहाँ ये फंक्शन हमें शो करवा देगा। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं, और ये हमारे सामने